हेलो डॉक्टर्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है बैकबोन डिफॉर्मिटीज़ एंड बैक पेन और उसकी एवेल्यूशन। इससे हम कॉमन मैन भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है और फॉर डॉक्टर जो ओपीडी करवाते हैं और जो स्टूडेंट्स ओपीडीज़ में जाते हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और साथ में आपके वाइवा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पॉइंट्स होती हैं, वो भी आपके लिए जो एक पॉइंट है कि आपको जो है चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें न्यू आपको पता पड़ जाएंगी। तो एक बैक पेन एक ऐसा सिम्टम है जिससे फैमिली का हर मेंबर अफेक्ट होता है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, आपके अपने घर वाले होते हैं, वही आते हैं आपको बोलते हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द शुरू हो गया है, पीछे जो है कंधे में दर्द हो रहा है। तो हो क्यों रहा है, वजूहात क्या हैं? तो आज हम वही पढ़ेंगे। और फॉर डॉक्टर्स इसमें एक्स्ट्रा ये पॉइंट है कि वो घर में कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं और क्वेश्चंस क्या जो है वाइवा में पूछे जाते हैं। तो बैकबोन की जो वजूहात हैं बहुत सारी हैं। सबसे कॉमन वजूहात जो है वो है नर्व डैमेज और नर्व कंप्रेशन। नस दब जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को, मरीज़ को या हमारे घर वालों को कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई चोट लगी हो, आपने उसकी केयर ना की हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन खतरा हो सकता है। सबसे कॉमन वजह जो होती है वो हमारी पोस्चरल चेंजेस हैं। हम जैसे आड़े टेढ़े बैठ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो मस्कुलर स्पाज़म हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट आते हैं या हमारे घर वाले हमें कहते हैं, कभी कभार डॉक्टर्स ही कहते हैं कि हमें पीठ में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो सबसे 3 बड़ी वजह मैंने आपको बता दी। बाकी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि बड़े अरसे से दर्द हो रहा है, क्रॉनिक बैक पेन है, पोस्ट सर्जरी एक वजह बन सकती है, आइट्रोजेनिक कि किसी वजह से जो है पोस्ट सर्जिकल उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, बैक पेन शुरू हो गया हो। उसके साथ उसको दूसरी साइंस भी मिलेंगी, वीकनेस वगैरह भी मिलेगी पैरों में, और दूसरी चीज़ें भी हमें एवेल्यूएट करनी होती हैं। तो हमने बात कर ली कि 3 बड़ी वजह हैं जो कॉमन वजह हैं। नर्व डैमेज, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मस्कुलर स्पाज़म है, आर्टरी पोस्चरल चेंजेस की वजह से, और 4th पॉइंट पोस्ट सर्जिकल पेन, ठीक है। तो या 5वीं क्रॉनिक पेन। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज बेसिकली समरी पिक्चर है जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, लास्ट में फिर से आएगी पिक्चर हमारे पास, जिसमें इसने बताया कि पेन मॉडरेट है, अनकम्फर्टेबल पेन है, डिस्ट्रैक्टिंग पेन है, जो है माइल्ड पेन है, फेंट पेन है, सारी टाइप से पेन की। बेसिकली ये एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाएगा इससे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेन में जो है बहुत सारे पेन आते हैं। वो लॉट ऑफ जो है बंदे जो हैं, फैमिलीज़ लोग, हम खुद भी जो आई स्ट्रेन की वजह से बैक पेन की कंप्लेंट पे आते हैं, क्योंकि वो उनका सारा दिन बैठने का काम होता है, तो मस्कुलर स्पाज़म की होता है बेसिकली ये। मॉडरेट पेन, योर पेन इज़ अनकम्फर्टेबल, परहैप्स एनोइंग, बट यू स्टॉप नोटिसिंग व्हेन distracted and have yet to notice a dip in your quality of life. This is a moderate type of pain. तो हमने कॉजेज तो पढ़ लिए इनिशियली कि 5 मेन मेजर कॉजेज हैं जो हर बंदे को होते हैं। अब हम मेडिकल बेसिस पे हम जो है डॉक्टर्स के लिए कि बेसिक्स में कि बैक बोन है क्या। बैक बोन इज़ बेसिकली योर लाइफ सपोर्ट। बैक बोन कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइंस। तो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 33 कॉलम्स होते हैं, डिवाइड 5 सेक्शंस में। सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सियल पार्ट। ये हेल्प करते हैं आपके वेट बियरिंग में, मूवमेंट, पोस्चरल मूवमेंट्स में, प्रोटेक्शन करते हैं इंजरी से और सपोर्ट देते हैं। तो ये सारी इसकी फंक्शन है बैकबोन के। अब बात करते हैं बैकबोन डिफॉर्मिटीज़ की। बैकबोन डिफॉर्मिटीज़ में जाने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो एग्जाम्स में और आपकी, और जब आप लोग क्लिनिक्स में जाते हो तो आपसे पूछी जाती हैं, और एक्सरेज और MRI पे हाथ रख के। तो एक होती है काइफोसिस। काइफोसिस बेसिकली एक्सेसिव थोरेसिक कर्वेचर। क्या होता है कि आपको जो थोरेसिक पार्ट है, आपकी जो वर्टिब्रा है, वो बाहर की तरफ उभर जाती है। वजह बहुत सारी हैं, वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको। क्या करती हैं? हंच बैक डिफॉर्मिटी करती हैं, हंच बैक की तरह बन जाती हैं, ठीक है। लॉर्डोसिस, एक्सेसिव लंबर कर्वेचर, जो लंबर वर्टिब्रा है वो अंदर की तरह मुड़ जाती हैं और उसका वो कर्वेचर मूव तब्दील हो जाता है, सी शेप भी बन कहते हैं उसको, सी शेप कर्वेचर। तो ठीक है, सी शेप। स्कॉलियोसिस, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होने की वजह नहीं होती और वो एक एंगल एक साइड पे चली जाती है नीचे, तो उसे बोलते हैं स्कॉलियोसिस। और द 4th पॉइंट इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। उसमें क्या होता है कि आपकी जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना होते हैं उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह जैसे नर्व कंप्रेशन होती है और पेशेंट को नेक पेन शुरू हो जाता है। काइफोसिस की मैंने आपको पहली बात डेफिनेशन बता दी थी कि काइफोसिस है एक्सेसिव थोरेसिक कर्वेचर कॉजिंग हंच बैक डिफॉर्मिटी। नॉर्मल कर्वेचर जो है वो 20 and 45 के दरमियान होता है। एट एज मोर देन 50 ये कर्वेचर की थोड़ी सी इंक्रीज कर्वेचर होता है, ये 55 डिग्री तक इसकी कर्वेचर तब्दील हो सकता है। कॉजेज क्या हैं काइफोसिस के? ट्रॉमेटिक हो सकता है, नर्व कंप्रेशन, चोट लग गई, RTA कोई हुआ है, ठीक है। आइट्रोजेनिक कॉजेज, पोस्ट सर्जिकल लेमिनेक्टमी, एक पेशेंट उसको बैक पेन था और नर्व कंप्रेशन थी, आपने खोल के सर्जन ने जो है सर्जरी कर दी, उसके बाद जो है उसको डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसमें ये काइफोसिस होगी उसकी विद टाइम जो है फ्यूजन नहीं हुई और जो है वहाँ पे जो है एक हंच बन गया। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें एंकाइलोसिंग, रिमेटॉइड हो सकते हैं, इन्फेक्शियस, पोस्ट सर्जिकल भी हो सकते हैं और आपको RTA की वजह से भी हो सकते हैं, या कोई इंटरनल इन्फेक्शन चल रहा हो उसकी, वो आपको जो है माइग्रेटरी और वो जो है आपकी वर्टिब्रास को इन्वॉल्व कर रहा हो, पायोजेनिक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, पॉट्स डिजीज जिसे कहते हैं, ठीक है। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोटिक वेजेस, कंप्रेशन, फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉर्डोसिस की। हमने बात की लॉर्डोसिस में क्या होता है
मैं आपको ये देखिए ये सी बन जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, इस तरह का। और जबकि आपकी नॉर्मल जो है वो इतना लो कर्व नहीं है। कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस और अकॉन्ड्रोप्लेजिया एंड स्पैंडालोलिस्थेसिस, ठीक है, क्यों होते हैं? पुअर पोस्चर की वजह से मोस्टली होती हैं चीज़ें, ठीक है। कंजेनाइटल भी हो सकता है, बच्चों में पैदाइश की हो, ठीक है, और कोई सर्जरी के बाद ये चीज़ भी हो सकती है। अमूमन ये उन बच्चों में होती है जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में होता है। मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। मैनेजमेंट की यही है कि आप सिर्फ प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, जितनी डिफॉर्मिटी हो चुकी है उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं स्कोलियोसिस पे। स्कोलियोसिस में हमने बात की थी कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, हल्की सी उसमें जो है काइफोसिस और लॉर्डोसिस होती है जो नॉर्मल होती है 20-25%। बट अगर आपकी ये देखें, अगर आपकी जो है स्पाइन इस तरह बन जाए बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, तो इसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। दो टाइप की स्कोलियोसिस होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, एक होती है फंक्शनल स्कोलियोसिस। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में फिक्सेशन हो जाती है, जबकि फंक्शनल में फिक्सेशन नहीं होती, स्पाइन की डिफॉर्मिटी फिक्स नहीं होती। इसको देखने का तरीका यही है कि आपने क्या किया, पेशेंट को बोला अगर आपको ओपीडी में कोई आ रहा है इस कंप्लेंट के साथ, उसके पहले तो आपने से जो कंसर्न लेना है, ग्रीट करना है, और जैसे हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद उसका प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए। आइडियली एक्सपोजर कितना होना चाहिए? आइडियली एक्सपोजर होना चाहिए आपका कंप्लीट बैक, बट ड्यू टू एथिकल इश्यूज़ हम पूरी जो है बैक वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो आपने जो है सिर्फ शर्ट ऊपर करवानी है पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उसकी बैक एक्सपोज कर ली और पेशेंट मुझको कहना है कि अपने पैरों को हाथ लगाए, इसके बाद लगाए पैरों को हाथ लगाए। और जब वो पैरों को हाथ लगाएगा, झुकेगा, तो हमें उसकी कंप्लीट स्ट्रेटनेस नज़र आएगी स्पाइन की, कि स्पाइन स्ट्रेट है या कहीं कर्व हो रही है। अलॉट ऑफ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं हम खड़े होते हैं तो हमारा एक कंधा झुका हुआ होता है और एक कंधा उभरा हुआ होता है, जब हम बैठते हैं सीधे हो जाते हैं। तो यही तो पॉइंट हमें पकड़नी होती है कि ये फंक्शनल है या स्ट्रक्चरल है, डिफ्रेंसिएशन के लिए। कॉजेज़, इडियोपैथिक अननोन कॉजेज 90% अननोन कॉज होता है। हाँ, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, सीपी चाइल्ड है, ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, वन साइड ग्रोथ है, ठीक है, स्पाइनल सेरिब्रल एट्रोफी है, लोअर मोटर न्यूरॉन में पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मेनिंजियोमाइलोसील, स्पाइनल बाइफिडा वगैरह, मायोपैथिक डिसऑर्डर्स हो गए, डुकैन की तरह, ट्यूमर हो गया कोई जो वन साइडेड ग्रोथ कर रहा है। स्कोलियोसिस मोस्टली बच्चों में मिलती है, जो बच्चे बचपन से उनमें एक चीज़ मिलती है हमें, वो बढ़ते हुए जाते हैं और उनकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होने की बजाय जो है वन साइड पे मूव करती है, वन साइड पे ग्रो करती है। तो मेटाबॉलिक रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हिमोसिस्टिन्यूरिया, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कंडीशन हो सकती है। रूल आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे अगर आपके टॉपिक कवर होंगे तो आप रूल आउट कर सकते हैं कि कौन सी पॉइंट पे आप किस को रूल आउट डिजीज़ को रूल आउट करोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हमने बात की थी कि मैंने आपको बिटवीन दी, जब हम स्कोलियोसिस के बारे में पढ़ रहे तभी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह हम अलाइनमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। तो एक मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, ग्रीड किया, कंसेंट लिया और साथ में आपने एक्सपोज कर दिया। मैं फिर से दोहराऊंगा यहाँ पे बात कि एक्सपोजर आइडियली फुल होना चाहिए बैक का, बट एथिकल हम फुल नहीं कर पाते हैं। तो आपने बताना है वाइवा में, आई वुड लाइक टू एक्सपोज पेशेंट, आइडियली पेशेंट एक्सपोजर इज कंप्लीट बैक। क्यों देखना पसंद करेंगे? स्कार्स देखने के लिए। क्यूटेनियस स्टिग्मेटास तो नहीं है, स्पाइनल कोई डिस्फॉर्मिज्म तो नहीं है, हेरी नेवस, स्पाइना बाइफिडा वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। लुक फॉर एनी कैफेलॉइड स्पॉट्स, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस को भी हम इसमें रूल आउट कर देंगे, कैफेलॉइड स्पॉट्स तो नहीं बने हुए। अलाइनमेंट्स कैसे चेक करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे आप बिल्कुल ढीले हो जाएं, बिल्कुल उसको एक्सपोज करने के बाद, जैसे इस पिक्चर में उसने बोला कि बिल्कुल ढीला हो जाएं, तो हम उसकी अलाइनमेंट्स चेक करेंगे, टाइफोसिस, स्कोलियोसिस को चेक करेंगे। जब ढीला होगा तो उसकी हमें जो है अलाइनमेंट पड़ जाएगी कि पेशेंट कितना उसकी काइफोटिक वो है, स्पाइन है। और दूसरा है एडम फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, ठीक है। उसमें हम पेशेंट के बोले कि पैरों को हाथ लगाए और हम उसकी पूरी स्पाइन को देखेंगे यहीं पे, और हम यहीं पे जो पेशेंट को जो है कि टेंडरनेस, स्पाइनल टेंडरनेस भी चेक करते हैं, अपना थंब रख के स्पाइन पे जहाँ पे वो कहीं पेन हो रहा है, ठीक है। टेंडरनेस कौन सी कंडीशन में हो सकती है? टेंडरनेस आपकी एब्सिस वगैरह में हो सकती है मोस्ट कॉमनली। एक और है शॉबर टेस्ट, वो कैसे करते हैं? वो आप जो है जो भी 10 सेंटीमीटर अबव दी लास्ट वर्टिब्रा और 5 सेंटीमीटर बिलो दी लाइन कनेक्ट द टू पोस्टीरियर सुपीरियर एलिया के स्पाइन पे आप एक टेप रखेंगे, ठीक है, और साथ में पेशेंट जो है फॉरवर्ड मूव हो। जब वो फॉरवर्ड मूव होगा तो हम उसमें गैप चेक करेंगे, गैप कितना है। ये कोई सिग्निफिकेंट गैप बड़ा हुआ है तो सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी को हम रूल आउट कर सकते हैं इससे। गेट, पेशेंट की गेट को चेक करेंगे, नॉर्मल गेट है, शॉर्ट गेट है, लॉन्ग गेट है, स्टेपिंग गेट है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी साथ में हमने रूल आउट करना है। जब हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजेंड्स और सेरिबेलर लीजेंड्स को भी रूल आउट करना है, क्योंकि बैलेंस का काम सेरिबेलम और वेस्टिबुलर पार्ट करता है।
ठीक है, तो हमने सेरिबेलर और वेस्टिबुलर पार्ट को भी साथ में असेस करना है। एंडाल्जिक गेट इन विच द सेंटेंस फेस ऑफ गेट इज शॉर्टेंड रिलेटिव टू स्विंग फेस। इस पिक्चर में आप देखें, दिस इज एंडाल्जिक गेट। हमने पैल्पेशन और परकशन की बात पहले कर दी कि T1 सेक्रम पे हम लोग जहाँ टेंडरनेस पेशेंट को पेन होगा वहाँ पे टेंडरनेस चेक कर लेंगे, या कोई एब्सेस वगैरह तो नहीं है, पस तो नहीं बन रही, उसको भी रूल आउट कर लेंगे। ठीक है, पेन ऑन परकशन सजेस्ट स्पाइनल कॉर्ड एब्सेस। एक और चीज़ जो हम करते हैं पेशेंट में और वाइवा में करना ज़रूरी है, अगर किसी बात बैक पेन की हिस्ट्री, बैक पेन की एग्जामिनेशन आ रही है तो साथ में मसल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करनी होती है। SLR टेस्ट हो गई, शाइटिक नर्व को रूल आउट करने के, शाइटिक का तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पेशेंट को सपाइन लेटा देंगे और उसको बोलेंगे कि एक पैर को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं और जहाँ दर्द हो वहाँ रोक दें। इससे हमें पता पड़ेगा कि पेशेंट की कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी रूट्स इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, शाइटिका में कह रहे हैं इफ़ द पेन इज रिलीव बाय फ्लेक्सिंग द नी को फ्लेक्स करने से पेन जा रहा है, तो हमें पता पड़ेगा कि शाइटिका नर्व इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, L4, L5, S1। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे थाई पे हेड ऑफ थाई जो है मुझे पेन हो रहा है, या इंग्वाइनल रीजन में पेन की कंप्लेन करेगा। अगर हम इसको SLR करवाएंगे, स्ट्रेट रेस टेस्ट से कहते हैं, शाइटिका के लिए होती है ये टेस्ट। ठीक है, नी फ्लेक्शन डिग्री कितनी फ्लेक्स हो रही है, नी क्योंकि रीजनरेटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, और इसमें हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, नीज की वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, MRI पे देखें बैक स्पाइन पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, वो डिजेनरेशन तो नहीं है, फ्यूजन तो नहीं है स्पाइंस की, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है पेशेंट को। फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट, तो पेशेंट लाइज प्रॉन लगा देंगे, एंड फ्लेक्स नी फ्लेक्स करके एंड द हिप एक्सटेंडेड होगी, टेस्ट करेंगे। दिस टेंसेस द फीमोरल नर्व इफ रेडिकुलर पेन इज प्रोड्यूस डाउन द front of the thigh in the L2 L4 distribution there is likely to be an upper lumbar radiculopathy। मतलब कि आपने पेशेंट की नी को फ्लेक्स किया, हिप पे एक्सटेंशन की, अगर पेन हो रहा है पेशेंट को कहाँ पे, फ्रंट ऑफ थाई पे, आगे थाई के आगे हिस्से पे, तो वो L2 L4 डिफॉर्मिटी है कोई। हमें पता पड़ेगा ये नर्व पेन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसकी नर्व रूट हमें इन्वॉल्व मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एक और साइन है, वो शाइटिका में हम लोग करते हैं। ठीक है, वो रेजिंग द लेग एसिम्प्टोमेटिक करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें L4 L5 इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। तो हमें याद रखना है कि कौन सी रूट की कौन सी नर्व की कौन सी रूट इन्वॉल्व हो रही है और कौन से मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। दिस इज अ गुड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नर्व रूट्स। अगर लो बैक पेन है, हिप को इन्वॉल्व कर रहा है, एंटीरियर लेटरल थाई, मीडियल लेग पे जा रहा है दर्द, तो L4 इन्वॉल्व होगी। अगर अब वो S1 जॉइंट है, SI जॉइंट पे पेन है, हिप लेटरल थाई एंड लेग को रेडिएट कर रहा है, एंड डॉर्सम ऑफ फुट कर रहा है, L5 इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर अब वो S1 SI जॉइंट इन्वॉल्व है, हिप पे पोस्टीरियर लेटरल थाई है, हील तक जा रहा है, तो S1 इन्वॉल्वमेंट है। अगर पेन जो है सिर्फ एंटीरो मीडियल थाई एंड नी पे इन्वॉल्व है, तो L4 की इन्वॉल्वमेंट ही है। मीडियल सरफेस ऑफ द लेग है और इन्वॉल्व फर्स्ट 3 टोज है, तो वो भी L5 की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है। डिग्रीज याद करनी है कि कौन सी डिग्री तक उसको लेग रेज हो रहा है। मोर देन 7 जो शाइटिका का पेशेंट होता है वो मोर देन 70 लेग रेज नहीं कर सकता। रेडिकुलोपैथी वाला भी 60 से 70% तक ही जो है 60% तक अमूमन करता है लेग रेज, उसके बाद उसको पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमें डिग्रीज याद करनी है इस पेशेंट में कि लेग रेज की डिग्रीज किस तरह होती हैं। बैक पेन इज लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर लोकेटेड बिटवीन द लोवेस्ट रिब्स एंड द इन्फीरियर ग्लूटल फोल्ड्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइन। बैक पेन, लो बैक पेन की वो है, हमने लो बैक पेन के कॉजेज पढ़ लिए कि डिजेनरेटिव हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, मेटाबॉलिक और जो है सेप्टिक कॉज हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक और वेजोजेनिक कॉज हो सकते हैं इसमें। तो कॉजेज तो हमने सारे बता दिए आपको। तो हमने मोस्ट कॉमन जो हमें 50 ईयर्स ओल्ड लोगों में मिलते हैं, मोर देन 50 ईयर्स वालों में, वो है डिजेनरेटिव चेंजेस और आइदर सेप्सिस और ट्यूमर। 3 चीज़ें हमें मिल सकती हैं। मल्टीपल कंडीशन है जिसमें पेशेंट बैक पेन की हिस्ट्री और लेग पेन की हिस्ट्री कंप्लेन लेग पेन की हिस्ट्री रखता है, वो जैसे आपका जो है रीनल डिसऑर्डर्स हो गए, पेरिटोनियल डिसऑर्डर हो गए। शुगर के पेशेंट्स हमेशा लेग पेन की कंप्लेन करते हैं क्योंकि वो न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है उन पेशेंट्स में। हम डिजेनरेटिव चेंजेस में नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल, टर्मिनल स्पाइनल स्टेनोसिस होना शुरू हो जाती है। पेशेंट का पेन रिलीव कैसे होगा? पेन में भी ईज टू डिग्री ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड, सोने से ठीक हो जाएगा पेशेंट का दर्द, चलने फिरने से दर्द बढ़ सकता है। पेशेंट की ऐसी कंप्लेन होती है और अमूमन ये चीज़ में मिलती है। कोई प्रोलेप्स हो सकता है। प्रोलेप्स कैसे पता पड़ेगा? अपने MRI और एक्सरेज में हमको पता पड़ता है कि ये हर्निएशन का कि ये ऊपर जो वर्टिब्रा देख रहे हैं आप बिल्कुल लाइन है और नीचे वाली वर्टिब्रा जो है वो इन्वॉल्व कर रही है, नर्व कंप्रेस कर रही है, यहाँ पे अपनी जगह से निकली हुई है।
तो हर्निएशन और प्रोलैप्स की वजह से भी बैक पेन की हिस्ट्री आ सकती है पेशेंट को। दिस इज़ अ नॉर्मल डिस्क और दिस इज़ अ डिजनरेटिव डिस्क, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिस इज़ अ नॉर्मल डिस्क, दिस इज़ अ हर्निएटेड डिस्क। हर्निएशन और डिजनरेशन आपको मिल रही है। थोड़ा मुश्किल होता है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, 3rd ईयर 4th ईयर वालों के लिए। अच्छा, कोई मास पड़ा हुआ है कोई, तो उसको कैसे पता पड़ेगा? या कोई ब्लैक शेड नज़र आ रहा है, बिल्कुल जेट ब्लैक की तरह, दिस इज़ अ मास विच कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।